मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतटाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से हमने यहाँ मूल चर्चा प्रारंभ कर रखी है। इस संदर्भ में मध्यलोक की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से पहले द्वीप का नाम जम्बूद्वीप। इसी जम्बूद्वीप में हम लोगों का निवास स्थान है और उस जम्बूद्वीप की रचना विस्तार से बतलाते हुए यहाँ ये बात कही कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र और वह भरत क्षेत्र भी गंगा सिंधु दो नदियों और बीच में से विजयार्ध पर्वत इनसे तीनों से विभाजित होने के कारण 6 भागों में बट गया है। उस 6 खंड के अधिपति 6 खंड के विजेता चक्रवर्ती होते हैं। उस 6 खंड के जीतने वाले होते हैं। विजयार्ध पर्वत की विस्तार से चर्चा की, आर्यखंड म्लेच्छ खंडों की बात बतलाई, वृषभाचल पर्वत की बात बतलाई। ये सब चर्चाएं होने के उपरांत फिर ये कहा कि ये जो क्षेत्र हैं दूसरे क्षेत्र वो कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है। तो भरत क्षेत्र के बाद में पर्वत था, हिमवन पर्वत, और उस पर्वत को जैसे ही उल्लंघन किया गया हमारे सामने दूसरा क्षेत्र आ गया जिस क्षेत्र का नाम था हेमवत क्षेत्र। इसी तरह से फिर पर्वत और फिर दूसरा क्षेत्र जिसका नाम था हरि क्षेत्र, और हरि क्षेत्र के बाद में निषद पर्वत को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सबका चहेता विदेह क्षेत्र आ जाता है जो कि निषद और नील पर्वतों के बीच में है और दोनों तरफ से समुद्रों के बीच में है। इस तरह से रचना बतलाते हुए अपनी जो पिछले स्वाध्याय में जो बात हुई थी उसमें 7 क्षेत्रों के संदर्भ में इन्होंने यहाँ बात बतला दी। मतलब यही स्वरूप है कुल मिलाकर के भरत हेमवत हरि विदेह। मतलब कौन सी जगह पर है। हम यदि आपसे पूछे हेमवत क्षेत्र कहाँ है तो हेमवत क्षेत्र के बारे में आप बतला सकते हैं हिमवन पर्वत और महाहिमवन पर्वत के बीच में और गंगा और सिंधु नदी ये हिमवन महाहिमवन पर्वत के बीच में और दोनों तरफ समुद्रों के बीच में। ऐसा इसको दूसरे भाषा में कहें, दिशाओं की भाषा में यदि कहें तो हम कह सकते हैं हिमवन पर्वत के उत्तर में, महाहिमवन पर्वत के दक्षिण में और लवण समुद्र के जो है वो पूर्व और पश्चिम में है जिसके ऐसा क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र। इसी तरह से हरि क्षेत्र है। विदेश क्षेत्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट रचनात्मक बात यहाँ बतलाई गई जो जानना बहुत 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 उपयोगी है विदेश क्षेत्र के संदर्भ में। अदरवाइज हमारे दिमाग में जो विदेश क्षेत्र की एक छवि है या विदेश क्षेत्र की जो एक महिमा बैठी हुई है वो मिथ्या महिमा बराबर बनी रहेगी। इसलिए हम एक बार जाने वास्तव में विदेश क्षेत्र किसका नाम है। क्या विदेश क्षेत्र जाने वाले सभी निर्वाण को प्राप्त करते हैं? क्या विदेश क्षेत्र मोक्ष स्थली है? जो विदेश क्षेत्र चले गया उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हम कभी विदेश क्षेत्र नहीं गए? ऐसी अनगिनत बातें हैं जिन बातों के संदर्भ में यथार्थ भाव वासन तभी संभव है जब हम विदेश क्षेत्र की वास्तविक रचना को जाने। आखिर है क्या उस विदेश क्षेत्र में, रचना कैसी है, कौन लोग रहते हैं आखिर उस विदेश क्षेत्र में, ये तो पता हो हमारे को। कौन लोग रहते हैं? आर्य होते हैं, म्लेच्छ खंड के जीव भी रहते हैं। हमने तो सुना है तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि वहाँ कीर्ति रहती है। हमने तो सुना है 20 तीर्थंकर वहाँ सदा काल मौजूद रहते हैं। तो क्या वहाँ विदेश क्षेत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं? सबको दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त होता है? नहीं होता। तो दर्शन तो सभी को मिलते होंगे? नहीं होता। आखिर क्या कारण है? तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता रहता होगा। एक बार जब तक अपन इसके स्वरूप को गहराई से न जाने तब तक ये जिज्ञासाएं,
या इस प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे दिलो दिमाग में बराबर बनी रहती है। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले विदेश क्षेत्र की स्थिति आपको 1 मिनट में बतलाना चाहता हूँ। कौन सी जगह पर है विदेश क्षेत्र, कौन से पर्वतों के बीच में है? निषद पर्वत और नील पर्वत। देखे हैं आपने निषद और नील पर्वत? चित्र खोला है आप लोगों ने? नहीं खोला तो चित्र खोलिए एक बार, उससे वस्तु स्थिति क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। जो चित्र हमने अलग से मेल किया था, मैं उसी चित्र की बात कर रहा हूँ। जम्बू द्वीप और ढाई द्वीप, 2 चित्र उसमें हैं। स्काई कलर वाला जो चित्र है वो जम्बू द्वीप, वह चित्र एक बार आप खोल करके देखिए, उसमें आपको निषद पर्वत दिखाई देगा। कौन से कलर में है निषद पर्वत? ऑरेंज जैसा सा शेड दिख रहा है, इसमें कलर दिख रहा है, कुछ रेड है कि ऑरेंज है कि किस तरह का है ये कलर। एक्चुअल में गोल्डन कलर प्रदर्शित करना है, कुल मिलाकर के बात ये है। तपाए हुए स्वर्ण के कलर का है यह पर्वत, जिसका नाम है निषद पर्वत। और दूसरा पर्वत जो सामने दिखाई दे रहा है वो है नील, ब्लू कलर का है, नीलकंठ मणिमय है। इसलिए दोनों पर्वतों के कलर भी उसी हिसाब से यहाँ दिखाए गए हैं। एक निषद पर्वत है और दूसरा नील पर्वत है। निषद और नील पर्वतों के बीच, या निषद पर्वत से उत्तर में और नील पर्वत के दक्षिण में तथा जिसके पूर्व और पश्चिम में लवण समुद्र है, ऐसा यह विदेश क्षेत्र है। पूर्व पश्चिम की ओर लवण समुद्र से घिरा हुआ, उत्तर की ओर नील पर्वत है, विदेह के उत्तर की ओर नील पर्वत है और विदेह नील के दक्षिण में है। देखिए आप अपन कैसा कथन कर रहे हैं, उस हिसाब से दिशा बदल जाती है। नील पर्वत से दक्षिण में और निषद पर्वत से उत्तर में विदेश क्षेत्र है। अब उल्टा बोलें तो कैसे कहेंगे? नील पर्वत विदेश क्षेत्र के उत्तर में है और निषद पर्वत विदेश क्षेत्र के दक्षिण में है। इसमें सुमेरु पर्वत और बीच में गजदंत पर्वतों के होने से इस विदेश क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांट दिया। बांट क्या दिया? यह विदेश क्षेत्र 2 भागों में बट गया। क्या ये विदेश क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो गया? पूर्व विदेश क्षेत्र और पश्चिम विदेश क्षेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद में ये 2 हिस्से भी मध्य में बहने वाली सीता नदी और सीतोदा नदी के कारण फिर 2 भागों में और बट गए। पूर्व विदेश क्षेत्र 2 हिस्सों में बट गया, पश्चिम विदेश क्षेत्र भी 2 हिस्सों में और बट गया। बराबर? पूर्व विदेश क्षेत्र जो 2 हिस्सों में बट गया है, अब उसमें से एक हिस्से को देखिए, एक पार्ट को देखिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वापस बहुत धीरे धीरे बोलता हूं। पूर्व विदेश क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा, ईस्ट की साइड की बात कर रहा हूं मैं। ईस्ट में सीता नदी दिखाई दे रही है बीच में बहती हुई। इस सीता नदी से नॉर्थ में एक हिस्सा हो गया है जो विदेश क्षेत्र का पार्ट है, और इसी सीता नदी से साउथ में एक और हिस्सा हो गया है जो विदेश क्षेत्र का दूसरा पार्ट है। हिस्से की बात देखिए। तो पंडित जी, नॉर्थ, हाँ बोलिए। तो जो ईस्ट में आप बोले तो ईस्ट में उत्तर और दक्षिण, राइट? या ईस्ट में उत्तर और दक्षिण, राइट, बिल्कुल। ईस्ट में उत्तर और दक्षिण। अब ईस्ट में उत्तर देखिए, ईस्ट में उत्तर देखेंगे तो सीता नदी से उत्तर हो जाएगा,
सीता नदी से नॉर्थ में हो जाएगा। अब इस नॉर्थ में अपने को कुल 8 डिवाइडेशन चाहिए इसके, क्योंकि हमें पता है इन विदेश क्षेत्रों के अंदर कुल 32 नगरियां हैं पूरे विदेश क्षेत्र में। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में कुल 32 अर्थात 32 नगरियां हैं। आपसे यदि ये पूछा जाए कि जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में कितनी नगरियां हैं, आप कहेंगे 32, 32 नगरियां हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां। अब 32 हैं तो पूर्व विदेश क्षेत्र में 16 हो जाएगी, ईस्ट में 16 हो जाएगी और वेस्ट में भी 16 हो जाएगी। 32 है ना, 32 में से हाफ माने 16 ये हो गई पूर्व दिशा की तरफ और 16 हो गई वेस्ट पश्चिम दिशा की तरफ। अब जो पूर्व दिशा की तरफ 16 कही है, इसमें भी बीच में बह रही है नदी, तो 8 हो गई ईस्ट नॉर्थ और 8 हो जाएगी ईस्ट साउथ। ख्याल में आ गया। अब यदि अपन इसमें से सिर्फ 8 नगरियों के बारे में जान लें तो हमारे को 32 नगरियों की रचना समझ में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। पूरे विदेश क्षेत्र की रचना को जानने के लिए, पूरे विदेश क्षेत्र की संरचना को समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात भी यदि हमारे ध्यान में आ गई कि टोटल 32 नगरियां, 32 में से आधी पूर्व में आधी पश्चिम में, तो 16 हो गई। 16 में से 8 उत्तर में और 8 दक्षिण में, तो 8 ही रह गई। अब 8 का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो किसी भी चीज के 8 विभाजन करने के लिए 7 लाइन चाहिए हमारे को, 7 डिवाइडर चाहिए। 7 डिवाइडर यदि होंगे तो 8 विभाजन हो जाएंगे। कितना सिंपल है। 8 नगरियों के लिए 8 विभाजन चाहिए, मतलब 7 डिवाइडर चाहिए, तो 8 नगरियां बनेगी। अब वो 7 डिवाइडर कौन कौन से हैं, तो कहा 4 तो बख्शार और 3 विभंगा नदियां। विशाल नदियां है विभंगा, बहुत विशाल है, ठीक है ना। तो ये 4 बख्शार पर्वत और 3 विभंगा कुंडों से बहने वाली विभंगा नदियां, इन 7 के कारण वो एक पूरा पोर्शन 8 भागों में विभाजित हो गया। अभी वो जो विभाजन किया है उसमें भी इंटरनल डिवाइडेशन और हैं, वो भी अपन ने यहाँ इस चित्र में प्रदर्शित किए हुए हैं, अपने को यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एक एक नगरी में पहले जैसे देखिए 8 भागों की बात करें, हम लेफ्ट साइड से चलें, यदि हम पूर्व विदेश क्षेत्र में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे पहले पर्वत, पर्वत लगते ही एक पूरा पार्ट हो गया उसका, एक पहली नगरी हो गई, पहला खंड हो गया। फिर उसके बाद में 2 छोटी छोटी नदियों के बाद में फिर एक बड़ी विशाल नदी बह रही है विभंगा, वहां तक दूसरी नगरी हो गई। फिर विभंगा के बाद में 2 छोटी छोटी नगरियों को क्रॉस करके फिर वृक्षार पर्वत, ये 3 हो गई। फिर वृक्षार पर्वत के बाद में विभंगा बड़ी नदी, और फिर उस बड़ी नदी के बाद में वृक्षार पर्वत, फिर वृक्षार पर्वत के बाद में विभंगा नदी, फिर विभंगा नदी के बाद में वृक्षार पर्वत। इस तरह से कुल 4 वृक्षारगिरी पर्वत, इन सभी वृक्षारगिरी पर्वतों के नाम भिन्न भिन्न हैं, और 3 विभंगा नदियाँ, इन विभंगा नदियों के भी नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ से निकल रही है उस कुंड का नाम, क्योंकि विभंगा कुंड है इसलिए इन नदियों को विभंगा नदी कहते हैं। ठीक है, बराबर है। 8 नगरियां समझ में आई क्या आप लोगों के? इन सब के नाम भी अलग अलग बतलाए हैं शास्त्रों में।
कभी विभंगा के। नगरियों के नाम भी अलग अलग हैं, पर्वतों के नाम भी अलग अलग हैं। सामान्यतः वक्षार और विभंगा 2 शब्द याद रखें आप, इनसे 8 भागों में विभाजित हो गया। 8 नगरियां जो है इनको कहेंगे 8 देश। देश और फिर उनकी राजधानियां, मैंने अलग अलग नाम चाहिए ना अपने को। सबसे पहले देश का नाम है कच्छा देश। सबसे पहले देश का नाम क्या है? कच्छा देश है। उसमें कौन सी नगरी है? क्षेमा नगरी। कच्छा देश में जो नगरी है उसका नाम क्या है? क्षेमा। फिर क्षेमपुरी, फिर अरिष्टा। यदि ये चित्र आप लोग उस पर देख रहे हो, मान लीजिए स्क्रीन पर, तो आप इसको इनलार्ज करके देखेंगे तो आपको दोनों नदियों के ऊपर यानी वहाँ पर कच्छा नाम लिखा हुआ मिलेगा, दिखेगा, जो तो देश का नाम है। और उस देश के अंदर एक बीच में सेंटर में नाम लिखा है, जहाँ स्वस्तिक बनाया हुआ है, वहाँ नाम दिखेगा आपको क्षेमा नगरी। माने जो 8 डिवाइडेशन अपन ने किए हैं, जो 8 भाग हो गए हैं, ऐसे ही 8 भाग दूसरी दिशा में, दक्षिण दिशा की तरफ है, सीता नदी के साउथ कॉर्नर पर है, ठीक है ना, वहाँ भी 8 हो जाएंगे। तो 16 पूर्व विदेश क्षेत्र में हो गए, 16 पश्चिम विदेश में हो गए। इस तरह विदेश क्षेत्र की 32 नगरियाँ हो गई। अब देखिए विशेष बात जो और ध्यान रखने योग्य है, समझने योग्य है, स्मरण रखने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतलाता हूँ। ये जो एक खंड हुआ, एक नगरी हुई, एक विभाजन हुआ, एक देश हुआ कच्छा देश, ये है तो विदेश क्षेत्र, लेकिन ये देश भी 6-6 खंडों में विभाजित है। हर देश के 6-6 खंड दिख रहे हैं भरत क्षेत्र की जैसे। जैसे भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नाम की नदियाँ और विजयार्ध पर्वत के कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए थे, ठीक उसी प्रकार विदेश क्षेत्र की भी प्रत्येक नगरी 6-6 खंडों में विभक्त है। माने विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरी में 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड, और ये 5 + 1 अर्थात 5 + 1 6 का जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन भी 1 विजयार्ध पर्वत और 2 गंगा सिंधु या रक्षा रक्तोधा नदियाँ, इनके कारण से है। जैसे ये बात सोचते हैं हम, आप लोगों ने क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, मेरा तो एकदम दिमाग चकरा गया जब मैंने करीब 10-15 साल 17 साल पहले जब मैंने कभी ये बात ऐसी पहली बार जब सुनी, एकदम दिमाग, अच्छा विदेश क्षेत्र में म्लेच्छ खंड में धर्म नहीं होता, म्लेच्छ खंड में तीर्थंकर नहीं होते, और म्लेच्छ खंड कितने? 32 नगरियां, 32 देश, एक देश में 5 म्लेच्छ और 1 आर्य। क्या है स्थिति? गंभीरता से विचार करें। हो विदेश क्षेत्र का बहुभाग म्लेच्छ खंड से आच्छादित है। विदेश क्षेत्र के बहुभाग में माने समझ लीजिए आप कितना भाग कहें हम, माने यदि अपन भाग की बात करें तो विदेश क्षेत्र का 80% भाग म्लेच्छ खंड है, जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्मात्मा नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति के जीव नहीं है, धार्मिक वातावरण नहीं है, धार्मिक लोग नहीं है, संस्कारित जीव नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म नहीं है, उनका वहाँ विहार नहीं है, उस क्षेत्र में आवागमन नहीं है। ये दशा है विदेश क्षेत्र की। ख्याल में आ रही है कुछ बात? पंडित जी कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, कुछ पूछना हो तो।
मलेच्छ खंड फिर भी वहाँ चौथा काल है। मलेच्छ खंड है, चौथा काल है तो क्या हो गया? चौथा काल तो इसलिए है कि चौथे काल का मतलब मोक्ष है। ऐसा चौथे काल का मतलब मोक्ष नहीं होता। चौथे काल का मतलब ये है कि वे जीव यदि पुरुषार्थ करें तो ज्यादा से ज्यादा पाप भी कर सकते हैं। सर्वाधिक पाप यदि किसी काल में होता है और सर्वाधिक धर्म करने की सामर्थ्य यदि किसी जीव में होती है तो वो होती है चौथे काल में। मलेच्छ खंड के सभी जीव पाप प्रवृत्ति में होते हैं। मलेच्छ खंडों में जन्म लेने वाले सब नरक त्रियंश से आए थे और मलेच्छ खंडों में भी अपनी आयु अपना काल पूरा करने के बाद बिल्कुल वापस वहीं चले जाते हैं, नरक त्रियंश में ही चले जाते हैं। 80% बतला रहा हूँ मैं आपको, 79% के आसपास होगी स्थिति जो मलेच्छ खंडों का एरिया होगा, क्योंकि 6 खंड हैं बराबर के। माने छठा भाग आर्य खंड है। छठा भाग का मतलब आप देख लीजिए, 6 का भाग देख करके देख लीजिए आप, 100 में छठा भाग होगा 16.66 16 है, ये तो और ज्यादा हो गया। 16.66 हो गया, 84% बाकी के बचे हुए 5 हिस्से मलेच्छ खंड। 84% मलेच्छ खंड। प्रत्येक नगरी में, प्रत्येक खंड में पूरा कैलकुलेशन करो तो टोटल विभाजन हो गए 192। 32 नगरियां, प्रत्येक नगरी के 6 खंड, तो टोटल डिवाइडेशन हो गए 192। 192 के अंदर जो आर्य खंड है वो है ओनली 32। बाकी 160 मलेच्छ खंड हैं। 160 यदि मलेच्छ खंड हैं तो 32 आर्य खंड हैं। फिर हम मलेच्छ खंड के जीव यदि आर्य खंड में आकर के दिव्य ध्वनि सुनना चाहें तो प्रॉब्लम तो यही है कि वे चाहते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि वे चाह ही नहीं सकते, ऐसे उनके मन में परिणाम ही नहीं होते। ये सब उज्जवल परिणाम, भद्र परिणाम वालों का काम है जो कि आर्य खंड में ही होता है। पंडित जी, लेकिन वो वहाँ जा सकते हैं ना? जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते, जा भी नहीं सकते। जिस तरह से हमारे यहाँ आर्य खंड के जीव मलेच्छ खंड में नहीं जा सकते, ठीक उसी तरह वहाँ भी आर्य खंड के जीव मलेच्छ में नहीं जा सकते और मलेच्छ के जीव भी आर्य में नहीं आ सकते। चक्रवर्ती के साथ वही स्थिति बनेगी, क्योंकि वहाँ जो ये 6 खंड हुए हैं ना, इन 6 खंडों को भी जीतने वाले चक्रवर्ती आदि होते रहते हैं वहाँ भी महापुरुष। जैसे भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर होते हैं, इस तरह की स्थिति वहाँ होती ही रहती है। विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर होते ही रहते हैं, चक्रवर्ती होते ही रहते हैं, लिमिटेशन नहीं है वहाँ। एक हो गया, दूसरा हो गया, एक निर्वाण चला गया, फिर दूसरा आ गया, दूसरा और हो गया, ऐसी स्थिति बनती है। पंडित जी, वो जो मलेच्छ खंड की आपने बात, चक्रवर्ती की जो रानियां है वो मलेच्छ खंड से भी आती है ना? बिल्कुल। तो आने में कोई बाधा तो नहीं है ना? वैसे भी नहीं, चक्रवर्ती के ही पुण्य प्रताप से आती हैं, अदरवाइज नहीं आ सकती हैं। चक्रवर्ती के पुण्य प्रताप से और चक्रवर्ती के साथ में, बाकी और कोई नहीं आ जा सकता। विशेष सामर्थ्यशाली पुण्य पुरुषों के लिए बात कही गई है, जिनमें आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य हो, ऐसे विद्याधर गमन कर सकते हैं। समझिए आप, जिनको चारण रिद्धि प्राप्त हो, ऐसे मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसे नारायण, नारद, रुद्र, रतिनारायण, बलभद्र आदि, चक्रवर्ती आदि, ऐसे जो महापुरुष हैं वे लोग ही वहां गमन कर सकते हैं। कोई पूर्व भाव का मित्र हो, कोई देवगति के जीव हो, वे लोग ले जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आसान नहीं है। मलेच्छ खंड में जन्मे हुए जीवों के ऐसे परिणाम नहीं होते, कहाँ से लाएंगे परिणाम? मलेच्छ खंड के जीवों के परिणामों की क्या बात करें हम? अरे हम लोगों का जन्म तो आर्य खंड में हुआ है, हमारे ही परिणाम नहीं होते। हमारे मतलब कुछ गिनती के लोग छोड़ दीजिए आप, बाकी आप देखिए अपने आस पड़ोस में दृष्टि डाल करके, कितने लोग ऐसे हैं मनुष्य गति के जिनको ये बात जचती है, जिनको ये बात सुहाती है, जिनको ये बात पसंद आती है, जिनको इन चीज़ों की रुचि है। कौन लोग हैं ऐसे? नहीं दिखते, कोई भी मिलेंगे ही नहीं आपको। आपके अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी होगी मुझे नहीं मालूम, होगी 2-5 करोड़ आराम से होगी, इतनी तो 5-10 करोड़ तो मामूली बात है, होनी ही चाहिए। जब हिंदुस्तान की 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, 110 करोड़ है, तो अमेरिका की 10 करोड़ तो हो ही सकती है, 10% तो हो ही सकती है। 10 करोड़ लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो जिनको स्वाध्याय की रुचि होगी? 10 करोड़ में से जैन कितने होंगे? जैनियों में से आत्मार्थी स्वाध्यायी कितने होंगे? गिने अपन, काउंटिंग करें, कैलकुलेट करें, मुमुक्षु कितने हैं पूरे अमेरिका के अंदर? यदि मुमुक्षुओं को यदि अपन तलाशने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कोई 2-4 हजार होंगी मुश्किल से। इतने भी मुश्किल लगता है? 2000 मुमुक्षु लोग मान करके चलें अपन, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 10,000 नहीं होंगे, संभव ही नहीं है। अब आप जरा कैलकुलेट कीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए, बाकी लोगों को जैन होते हुए भी परिणाम नहीं आता। वेद विज्ञान, आत्मानुभव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, गायक स्वभाव, हम कहाँ रहते हैं, जम्बूद्वीप की क्या रचनाएं, कैसा स्वरूप है उसका, इन बातों को जानने की तरफ बिल्कुल भी रुचि जागृत नहीं। खाने पीने और रोकने से फुर्सत ही नहीं। अरे सभी जगह की यही हाल है, अमेरिका की क्यों, हिंदुस्तान की भी यही हाल है, यहाँ भारत में भी ऐसा ही है। इंडियंस कौन से अच्छे हैं? इसीलिए आचार्यों ने जब इस तरह के प्रकरण चले हैं तो सबने इस प्रकार का जवाब दिया है कि भैया कौवे हर काल में काले ही होते हैं, ब्लड हर जीव का रेड ही होता है। बाल तीर्थंकरों के विशेष पुण्य की बात को छोड़िए, सबका खून लाल ही होता है, कहीं भी हो, क्षेत्र से क्या फर्क पड़ता है? परिणाम कहाँ से लाएंगे? आर्य खंड में भी जन्म ले लिया तो कौन सी जगह से परिणाम लाएंगे आप? म्लेच्छ खंड वालों को तो होता ही नहीं है, परिणाम ही नहीं है उनके हृदय में तो, लेकिन आर्य खंड में भी जन्म ले लिया तो परिणाम कहाँ से लाएंगे? जब कभी मुझसे लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप विदेश क्षेत्र की चर्चा करो, विदेश क्षेत्र की महिमा बतलाओ, विदेश क्षेत्र जाने की बात बतलाओ, कुछ ऐसा बतलाइए कि हम विदेश क्षेत्र जा सकें, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे संभव है, कुछ तो बतलाइए, हम विदेश क्षेत्र कैसे जा सकते हैं। मैं बतलाता हूँ, पहले आप जाने की बात तो बात की है, पहले एक बार वहाँ का स्वरूप देख लीजिए, फिर आप अवश्य जाना, शौक से जाना, जाने की खूब रुचि रखना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो हमने जाना, अरे यार इतना कठिन है, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ गए, विदेश क्षेत्र पहुँचे, और विदेश क्षेत्र पहुँचने के बाद में म्लेच्छ खंडों में जाकर के जन्म हो गया तो कुछ नहीं रहा, बेकार हो गया सब, जाना आना सब बेकार हो गया, कुछ काम ही नहीं रहा, कुछ मतलब प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ हमारा। बोलिए यहाँ से आपको विदेश क्षेत्र के लिए टिकट मिल जाए, गारंटी नहीं है कौन सी जगह पर जाएंगे आप। म्लेच्छ खंड में जन्म लेने का चांस ज़्यादा है या आर्य खंड में जन्म लेने का चांस ज़्यादा है? मैं आपसे पूछता हूँ। 84% चांस म्लेच्छ खंड में जन्म लेने के हैं, 16% चांस आर्य खंड में जन्म लेने के हैं। क्या लगता है आपको कहाँ जन्म होगा? अरे हाँ, ये तो बहुत है, कंपटीशन तो बहुत टफ है। अरे बहुत टफ, अभी तो आपने सुना नहीं है आगे,
आप जो बहुत टफ की बात कर रहे हैं, अभी मैं थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ करके यदि आपसे बात करूं तो आपको समझ में आएगी कि वस्तु स्थिति क्या है। हम जिन 8 खंडों की चर्चा कर रहे हैं, जिन 32 देशों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि दिलो दिमाग में ये बात आ सकती है, अरे साहब बहुत होती है नगरियाँ, आर्य खंड भी बहुत हैं, कम नहीं है, 32 हैं। किसी भी नगरी में, किसी भी क्षेत्र में आर्य खंड में जन्म ले लेंगे हम, क्या हो गया उसमें? आसान नहीं है भाई साहब। चलो आपके कहने से ले लिया, क्लियर, मान लिया आपके कहने से ले लिया विदेश क्षेत्र में जन्म, आर्यखंड में ले लिया, मलेच्छ में क्यों लेंगे हम? पुण्यशाली हैं साहब, आर्यखंड में जन्म लेंगे, वेरी गुड, आर्यखंड में जन्म ले लिया आपने। आगे बतलाऊं थोड़ी स्थिति क्या है। आर्यखंड में जन्म लेने के बाद भी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का चांस नहीं मिलता सभी को। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये जो 32 नगरियां बतलाई है, इन 32 नगरियों में से सिर्फ और सिर्फ 4 नगरियां ऐसी है जिन नगरियों में तीर्थंकरों का सद्भाव होता है वर्तमान में सिर्फ 4 ही नगरियां ऐसी हैं जिनमें तीर्थंकरों का सद्भाव है। 32 में से 32 तो समझ में आ गई ना। थोड़ा बहुत आप चित्र को अच्छे से देखिएगा, फिर जो बातें बतलाई है उसको 1-2 बार और सुनने का प्रयास कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आएगा पूरा स्वरूप। अपने हाथ से बनाइए वो चित्र, जम्बूद्वीप बनाइए, लाइनें खींचिए, बीच में पर्वत बना दीजिए, विदेश क्षेत्र बनाइए, विजय में से 2 नदियां निकालिए, बीच में गजदंत पर्वत खड़े करके, फिर वक्षार बनाइए, विभंगा बनाइए, फिर नगरियों के नंबर डालिए, 32 नगरियां हो गई। फिर प्रत्येक नगरी के अंदर 5 मलेच्छ और 1 आर्य बना दीजिए। बस इतना सही तो काम है, और क्या है, कितना सिंपल है। 2 बीच में से नदियां निकालनी। हाँ, 32 में से 4 ही हमेशा 4 ही रहते हैं और 30 रहते हैं तीर्थंकर। मैक्सिमम होते हैं कभी कभी, बहुत कम चांस है। और चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती भी होते रहते हैं, तीर्थंकर भी होते रहते हैं। मिनिमम 4 हैं वर्तमान में, 20 तीर्थंकर है ना, तो 20 में से 4 हैं जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में, और बाकी के 16 है जम्बूद्वीप के बाहर दूसरे विदेश क्षेत्रों में। टोटल 20 है। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर प्रभु के गुण गाऊं, ऐसी पूजन करते हैं ना अपन विद्यमान 20 तीर्थंकरों की। पंडित जी, हाँ, ये जो चक्रवर्ती है, जब 6 खंड को जीतने के लिए जाते हैं, मलेच्छ खंड में भी जाते हैं, तो वैसे भी तो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं। धर्म की प्रभावना सिर्फ जीतने ही जाते हैं कि वहाँ धर्म की प्रभावना नहीं करते? कोई मंदिर ये सब ऐसे चैत्यालय, जिनालय, क्योंकि मलेच्छ कुछ भी नहीं होता है ना। हाँ, कुछ भी नहीं करते हैं, वो लौकिक काम से ही जाते हैं। समझ लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति अपने बिजनेस के काम से यात्रा कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रभाव न करके आएगा। दूसरी बात ये भी तो है कि हर चक्रवर्ती विद्वान हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है। सम्यक दृष्टि अच्छा वक्ता हो, ये तो जरूरी नहीं है। उसको प्रतिपादन करने की शैली पता हो, ये तो पता नहीं है कैसे समझाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। समझाना सिखाना अलग बात है, विद्वता अलग बात है, और विद्वता का प्रदर्शन अलग बात है। दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं। समझता है, अनुभवी है, ये अनुभव की बात को बताता नहीं है। वो कोई शिविर थोड़ी ना चलाता है कहीं जगह जगह जाकर के। शिविर के लिए नहीं गया, वो तो अपनी दिग्विजय के लिए गया, और दिग्विजय भी इसलिए क्योंकि उसका पुण्य का प्रताप ऐसा है। उसके आयुधशाला में जहाँ अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे रहते हैं, उस शाला में सहजी पुण्य योग से चक्र रत्न प्रकट हो गया था। जो चक्र रत्न उसके पास में प्रकट हो गया था, वो पुण्य है, समझ लीजिए आप। निदत्ति निकाचित कर्म प्रकृतियों में इस तरह के पुण्य होते हैं जो भोगने पड़ते हैं, जो छूटते नहीं है। क्या करके भी नहीं छोड़ सकता वो, उसके पल्ले पुण्य है तो वो उसी को जाना पड़ेगा इतने लंबे काल तक जीतने के लिए। निकल पड़े 6 खंड को जीतने के लिए। वह चक्रवर्ती भी और वहाँ के चक्रवर्ती भी
धार्मिक प्रयोजन नहीं है। वे रानियां भी बचपन से कोई धर्म पढ़ी हुई नहीं होती, नमोकार मंत्र भी नहीं आता, लेकिन ठीक है, राजकन्याएं हैं, राजपुत्रियां हैं, सब वहाँ के राजाओं की पुत्रियां हैं। चक्रवर्ती सम्राट के साथ में विवाह कर लेता है, विवाह हो जाता है। और इस विवाह के पीछे भी सबसे बड़ा हेतु क्या है? वो ये जो 96,000 रानियां जो है ना, ये 96,000 रानियां सबसे बड़ा हेतु है चक्रवर्ती के राज्य को मेंटेन करने का। किसी शासक की क्या सामर्थ्य है जो इतने लंबे क्षेत्र को कवर कर सके और लोग उसके कंट्रोल में रहे। कि इसलिए कंट्रोल में रहते हैं कि सबका दामाद हो गया। जिनकी कन्याओं से शादी कर ली, अब भी लोग अपने जवाई दामाद के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। सब ब्रदर इन लॉ हो गए, फादर इन लॉ हो गए, अभी तो सबका सन इन लॉ हो गया ना। कि बोलो सारी स्थिति बिल्कुल, ये नीति है, ये इस प्रकार की राजनीति है, इस प्रकार की साम नाम दंड भेद से किस तरह से अपना काम निकाला जाए। तो इतने विवाह होते हैं उसके, जगह जगह जहाँ जाता है वहाँ वो भी सोचते हैं कि ऐसा बड़ा सम्राट है, इतना पुण्यशाली है, हमारी बच्ची खुश रहेगी, कोई बात नहीं। वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, सब चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये विजय पताका इनकी चलती रहती है। देखिए, बाहर में प्रभावना भले ही न होवे, लेकिन अंतरंग में जो प्रभावना है, आंतरिक प्रभावना, उसमें कभी कमी नहीं है। 60,000 वर्ष लगे भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने में, लेकिन 60,000 वर्ष के काल में 1,20,000 बार आत्मा का अनुभव करणानुयोग से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। क्या 1 वर्ष में 2 बार मिनिमम, 6 महीने में 1 बार आत्मा का अनुभव यदि न हो तो गुणस्थान नीचे गिर जाए। करणानुयोग ये कह रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी का वासना काल 6 महीने का है। जरूरी क्षयिक सम्यक दृष्टि है, 6 महीने में आत्मा का अनुभव होगा। मिनिमम से मिनिमम कह रहे हैं, साल में 2 बार होगा, 1 वर्ष में 2 बार होगा, तो 60,000 वर्ष में 1,20,000 बार आत्मा का अनुभव। ये प्रभावना हो रही है उसके माध्यम से, ये असली प्रभावना है। और प्रभावना की ऐसी व्याख्या है, देखिए ये जो निशंकित निकांक्षित आदि जो 8 अंग हैं, इन अंगों के संदर्भ में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ में, बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, सरल है, चरणानुयोग का ग्रंथ है, सामान्य लोगों के लिए है। उसमें उन्होंने ये निशंकित आदि अंगों की चर्चा की, सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि के निशंकित आदि अंग होते हैं। और फिर पता है क्या बतलाया निशंकित आदि अंगों की चर्चा करने के बाद में? जो एक अंग है प्रभावना, अंतिम अंग जो है प्रभावना, उस प्रभावना अंग की व्याख्या करते हुए ये कह दिया, असली प्रभावना तो रत्नत्रय के माध्यम से होती है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा, ऐसी पंक्ति लिखी है। आत्मा प्रभावनीयो, अपने आत्मा की प्रभावना करते हैं, अपने अंतरंग की प्रभावना करते हैं, अपने त्रिकाली ध्रुव को प्रभावित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसका प्रकाश अंतरंग में रहता है। असली प्रभावना तो वो है, बाहरी प्रभावना में क्या दम है? अरे जिसके जीवन में आंतरिक प्रभावना होती है उसके जीवन में बाहर में प्रभावना होती है। वे जवान से प्रभावना नहीं करते, जीवन से प्रभावना करते हैं। जवान और जीवन 2 तरह की चीजें हैं अलग अलग। जवान से प्रभावना करने वालों की प्रभावना इतनी उत्कृष्ट नहीं होती जितनी उत्कृष्ट प्रभावना जीवन से प्रभावना करने वालों से होती है। असली दया का पालन उनके जीवन में होता है जो जगत के सर्व जीवों को भगवान अनुभव करते हैं, 3 लोक का नाथ देखते हैं, द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। उन्हें ख्याल में आती है ये बात, जिन्हें जगत के सब जीव भगवान दिखाई देते हैं। एकेंद्रीय जीवों के अंदर भी जिनको भगवान दिखते हो, परमात्मा दिखते हो, कैसे उसके ऊपर कदम रख सकता है? उसके जीवन में वो चीज कैसे हो सकती है? कैसे किसी जीव की विराधना हो सकती है? कैसे किसी जीव की हिंसा हो सकती है उसके जीवन में? नहीं हो सकती। कब होगा ये? अंतरंग प्रभावना के बिना नहीं होगा। रत्नत्रय के माध्यम से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से जिन्होंने अपनी आत्मा की प्रभावना की हो, अंतरंग प्रभावना की हो, तब जाके ऐसा काम होता है। करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। बाकी प्रभावना की जरूरत क्या है? बाकी तो ठीक है, अरे जिसके अंदर में पात्रता जागृत होती है बाहरी प्रभावना की अपेक्षा नहीं रखता।
और ये प्रभावना तो प्रदर्शन मात्र होता है, असली काम तो अंदर में होना है। सम्यक दृष्टि भी अंदर में काम करते हैं, बाहर में दिखते हैं। आप भरतेश वैभववादी देखो, आप सामायिक के काल में कैसे बैठते थे, एक तरफ भोगों की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ सामायिक का काल हो गया, तो सब छोड़ करके तुरंत उससे विरक्ति लेकर के आ गए, एकदम ध्यान अवस्था में आकर के बैठ गए। क्या चलता है, अंतरंग बहिरंग की स्थिति बड़ी गजब होती है ज्ञानियों की। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, एवं विपरीत संभव नाही। तो मग्न नहीं होते हैं, क्रियाकलाप सब दिखाई देते हैं, जगत के जीवों को दिखाई देगा। 60,000 वर्ष के लिए दिव्य ध्वनि छोड़ करके चले गए भरत जी, ये दिखेगा जगत के लोगों को, क्या दिखेगा बताओ, हम आपको क्या दिखेगा, ये देखते हैं। अरे साहब, पहले दिन तो भगवान की दिव्य ध्वनि करना प्रारंभ हुआ, उसी दिन चक्र रत्न प्रकट हो गया तो छोड़ करके चले गए। नहीं नहीं भाई साहब, उनकी विवशता वे ही जानते हैं। अभागा भरत नाम की एक कहानी है, डॉक्टर साहब ने आप कुछ भी कहो नामक पुस्तक में लिखी है, आप वो पढ़ें, आपको ख्याल में आएगी। चक्रवर्तित्व का पुण्य, चक्रवर्तित्व का वैभव, उसको किस दृष्टि से देखते हैं भरत जी। माँ सोचती है, जब वो आता है अभिनंदन करती है, अरे मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, 6 खंड को जीत करके आया है, मेरे जैसा, इसके जैसा कोई लाल, इसके जैसा कोई पुत्र होगा क्या। वो कहता है, माँ तुम्हें जो कुछ भी कहना हो सो कहो, लेकिन इस भरत को भाग्यशाली मत कहो, ये जो भरत है, ये भरत तो अभागा है, इसे दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ नहीं मिला। भाग्यशाली तो तुम्हारे वे बेटे हैं, वृषभसेन जैसे जो प्रथम गणधर हो गए, अनंतवीर्य जैसे जो प्रथम मोक्ष चले गए। आप देखिए तो सही, एक एक बेटे को देखो आप अपने, दूसरे मेरे भाइयों को देखो, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, 6वें 7वें गुणस्थान में है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अनंत सुखी हो गए, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अरे ऋषभ देव से पहले मोक्ष चले गए, और तो और क्या बात करें हम, और किसकी बात करें। बड़ी गजब है भाई साहब ये बातें, अद्भुत, ये स्वरूप ही कुछ अद्भुत है। इसलिए ये जो चक्रवर्ती वहाँ जाकर के कुछ प्रभावना करते होंगे, ऐसी बाहरी प्रभावना अपने को नहीं समझनी चाहिए, लेकिन अंतरंग प्रभावना तो उनके माध्यम से अपने अंदर में हो ही रही है। ठीक है ना। तो ये म्लेच्छ खंड है वहाँ विदेश क्षेत्र में, भाई म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं है, ये बात जान करके, म्लेच्छ खंडों को का स्वरूप जान करके या विदेश क्षेत्र का स्वरूप जान करके वहाँ से मोह त्याग देने में ही सार है। फिर जाने वाले जीव भी अमृत में नहीं हुए, आर्य में चले जाएं, आर्य में भी तीर्थंकर नहीं मिले, तीर्थंकर जाएं वहाँ भी चले जाएं, तो फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, परिणाम कहाँ से लाएंगे, परिणाम कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए आपके बगल वाले मंदिर में आपसे 1 किलोमीटर दूर, 1 मील दूर यदि मान लीजिए दिव्य ध्वनि गिर रही है, तीर्थंकर परमात्मा का समूह शरण में आया है और लोग कह रहे हैं चलो सुनने के लिए, आप कहते हैं अरे यार किसके पास में टाइम है, दुकानदारी से फुर्सत नहीं मिलती, बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, ऑफिस जाना है, काम है, क्या सुनना है, सुन रखा है सब। ऐसी चर्चा बोलो आप, ऐसी चर्चा करते हैं वहाँ भी लोग, क्योंकि कर्म भूमि है भाई, कमाते हैं, कमाने जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, शॉप पे जाना पड़ता है, खाते पीते हैं, बनाते हैं, परिवार है, ये सब झमेले हैं वहाँ भी। तो इसलिए अच्छी बात तो यही है, न विदेश क्षेत्र अच्छा है न भारत क्षेत्र अच्छा है। अरे विदेश क्षेत्र भी दुनिया का ही एक पार्ट है, उसे अच्छा कैसे कहें। स्वर्ग क्षेत्र अच्छा नहीं है, अच्छा तो स्वर्ग क्षेत्र ही है। विदेश से दृष्टि हटाकर, विदेश क्षेत्र से दृष्टि हटाकर देह से अतीत, देहातीत भगवान आत्मा का दर्शन करें तो अपना कल्याण होता है, आत्महित होता है, वही उसी से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। हम सभी इस तरह अपने प्रयोजन की सिद्धि करें, आत्मा की प्रभावना की भावना भावें, वही असली प्रभावना है, इसी के माध्यम से अपना कल्याण होना है। हम सभी का कल्याण होवे, सभी शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करें, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ। पंडित जी एक तो ये महाविदेश क्षेत्र का एक का वर्णन किया, ऐसा ही पांचों होता है ना। और बिल्कुल ऐसा ही पांचों होता है, हर एक में ऐसा तीर्थंकर 5 बिल्कुल बिल्कुल हर एक का इसी प्रकार का होता है। 4 तीर्थंकर टोटल, 4 तीर्थंकर, 5 विदेश क्षेत्र है, 4 तीर्थंकर, तो 20 हो गए, 20 हो गए। और कुछ फिर बाकी वहाँ आऊँगा ना, मैं आ ही रहा हूँ ना 15 दिन में तो आपके यहाँ। हाँ जी।
14 को शिकागो पहुंचूंगा। 14 को क्यों? 7 को। 7 को आएंगे ना आप? 7 या 8 को आ रहा हूँ ना वहाँ शिकागो। तो अभी तो कितने दिन हैं? 8-10 दिन, 10 दिन तो हैं, 8-10 दिन। तभी आपके पास अच्छी कॉपी होगी तो उसमें से हम डिस्कस कर सकते। मेरे पास जितनी भी कॉपी है वो तो बिल्कुल कॉपी कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। मेरे माइंड में है सब कुछ, बाकी और कुछ कॉपी नहीं है। वो इसमें दिखाई नहीं देता है, तो छोटी छोटी जो। मैं वहाँ आऊँगा तो फिर और चर्चा करेंगे। और कोई शंका हो तो आप बोलिए। अब 7 को आएंगे ना? हाँ जी, 7 को आएंगे ना? हाँ मैं यहाँ से कल निकल रहा हूँ इंडिया से बाहर। अभी सीधा डलास जा रहा हूँ मैं। डलास में 3 दिन का शिविर है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो बड़ा शिविर है, अच्छा आयोजन किया है उन्होंने। उसके बाद में डेली प्रवचन वहाँ है। 7 तारीख को वहाँ से शिकागो के लिए है। 7 आई थिंक 7 से 14 शिकागो है, फिर 14 के आगे फिर मियामी और फिर। हाँ जी, कल निकल रहे हैं? हाँ कल निकल रहा हूँ। आज अपना लास्ट सेशन था यहाँ का। हाँ आज अपना लास्ट सेशन था अभी का। और अब मैं जब वापस यूएस से लौट करके आऊँगा वहाँ से 7 जुलाई को वापस इंडिया लौटूंगा मैं। मतलब 1-1.25 महीना करीब है। उसके बाद में अपन लोग डिसाइड जैसा भी मेल कर देंगे आप लोगों को, फिर अपन इस विषय को आगे चलाएंगे। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट सेशन होगा, टाइम भी काफ़ी हो गया है। जिनवाणी ज्ञानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक हो वाणी मस्तक हो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।